बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में और आपने ले रखी है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, तो ये क्लास आपके लिए ही है। और ये क्लास है पेपर टाइटल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारत का संविधान, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे पहले हम इसकी एक क्लास कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर पढ़ाया है। और इन क्लासेस की सीरीज में हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं। कहने का मतलब हम कंप्लीट क्लासेस करेंगे और ये क्लासेस यूनिट वाइज होंगी। जैसे सबसे पहले यूनिट 1 के एमसीक्यू, और जब एमसीक्यू पूरे हो जाएंगे तो फिर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो जिन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने हैं वो आराम से एमसीक्यू देखिए। इनको भी मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ कराया है। कहने का मतलब हर क्वेश्चन के बाद मैंने आपको चीजों को अच्छी प्रकार से समझाया है। और जैसे ही फर्स्ट यूनिट के सारे एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे फिर हम वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग करेंगे। यानी यूनिट वाइज हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक यूनिट के वो टॉपिक जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम करते जाएंगे। और ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। अतः कहने का मतलब आपको पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सेम मिलेगा। और जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, ये है आपका सिलेबस। ये पूरा पाठ्यक्रम बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस का है। हाँ, जिनका 4 ईयर वाला प्रोग्राम है, जो 4 साल वाली बीए कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बदलाव हो जाएगा। तो अभी हम कर रहे हैं यूनिट 1, और यूनिट 1 की हम एक क्लास कर चुके हैं। और यूनिट 1 में आपको पढ़ना क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति, विकास और राजनीतिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, जेनेसिस, या इसी को कह सकते हैं बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिको कल्चरल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। और यहाँ एक बात समझ लीजिएगा, कुछ विश्वविद्यालयों के सिलेबस में, कुछ यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में इन शब्दों को थोड़ा सा बदल दिया गया है, इन शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है सिलेबस में। फॉर एग्जांपल, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ की, उसमें आपको यहाँ मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, विकास और राजनीतिक प्रवृत्तियां। कुछ एक दो शब्द आपको नहीं मिलेंगे। तो बात वही है, सिलेबस वही है, बस कुछ शब्दों का फेर है, सिलेबस वही है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। और अब एक बार आप ये जान लीजिए कि इस यूनिट 1 के अंदर वास्तव में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। भाई यहाँ तो ये बता दिया गया कि यूनिट 1 इनसे संबंधित होगी, कि यूनिट 1 संबंधित होगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से और राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से। लेकिन बात यह है कि एक्चुअली में इसके अंदर पढ़ना क्या है। तो वास्तव में इसके अंदर आपको पढ़ना होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और विकास, बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आपको यह जानना होता है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह शुरू हुआ और उसका डेवलपमेंट किस तरह हुआ। और इसी में आप पढ़ते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई। इसी में टॉपिक आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक प्रवृत्तियां या राजनीतिक रुझान। और इसी के कई फेज हैं, कई चरण है। जैसे पहला चरण है 1885 से लेकर 1905 तक, 1885 से 1905 तक। 1885 में स्थापना होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और 1905 में होता है बंगाल का विभाजन। तो एक फेज तो ये है, ये वही वाला फेज है जब कांग्रेस के जो नेता थे वो उदारवादी थे, लिबरल थे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि वो आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग करेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ये तो मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता हो कि यूनिट 1 में आखिरकार आपको पढ़ना क्या क्या है। भाई ये तो एक तरह से इस यूनिट 1 के अंदर ओवरऑल ये बता दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति, विकास और राजनीतिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं एक्चुअल में, वास्तव में इसके अंदर फिर पढ़ना क्या होगा आपको। फिर इसी में एक दूसरा फेज आएगा 1905 से 1919 का, 1905 से 1919 का। तो ये जो पहला फेज था ये तो था उदारवादियों का युग, यानी लिबरल लोगों का युग। और फिर इस दूसरे फेज में जब 1907 में कांग्रेस 2 दलों में बढ़ जाती है, गर्म दल और नरम दल, तो इस फेज में, इस सेकंड चरण में आपको पढ़ना पड़ेगा उग्रवाद का उदय, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अर्थात जो गर्म दल के नेता थे उनकी नीतियां क्या थी, उनकी पॉलिसीज क्या थी और उन्होंने क्या क्या प्रोग्राम चलाए, क्या क्या कार्यक्रम चलाए। ये सारी चीजें हमें इस सेकंड फेज में पढ़नी होंगी। फिर आता है एक थर्ड फेज जो 1919 से 1935 तक का है, 1919 से 1935 तक का है। इसमें आपको पढ़ना होगा गांधीवादी युग की शुरुआत, स्टार्ट ऑफ गांधीयन एरा। और इसी में आप पढ़ेंगे रोलेट एक्ट, इसके अलावा खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी इंसिडेंट, और इसके अलावा काकोरी कांड, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, साइमन कमीशन और बारदोली सत्याग्रह। कुल मिला के ये सारी चीजें आप इस थर्ड फेज में पढ़ेंगे। और फिर आता है फोर्थ फेज जो 1935 से 1947 तक है। और इसमें आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे। इसी में आप पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, और इसी में आप पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, वेवेल योजना जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेवेल प्लान, और कैबिनेट मिशन। कुल मिला के ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आपको इस फर्स्ट यूनिट में पढ़ना क्या क्या होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्लास नंबर 1 से जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको अब खत्म करते हैं। और आज की इस क्लास में यूनिट 1 के सारे एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यूनिट 1 में हैं, जो पहले पूछ लिए गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है,
वो इस क्लास में खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आएंगे फिर हम थ्योरी पर, और वो क्लासेस उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगी जिनके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर आना है, यानी लिखित परीक्षा जिनकी होगी, और इसके अलावा जिनको चीजों को अच्छी प्रकार से समझना है, पॉलिटिकल साइंस की एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो वो क्लासेस उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको चीजें समझ में आए और आपकी एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बने। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और इसके अलावा बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हिस्ट्री की और हिंदी की क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं यदि आपके पास वो सब्जेक्ट हैं। और यदि आपने पॉलिटिकल साइंस की क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो आप इसको भी जाकर के देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस नाम से, बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रिप्स मिशन के भारत आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ द क्रिप्स मिशन अराइवल इन इंडिया? ऑप्शंस है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड रिपन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। लेकिन यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया, इसको कौन भारत में लेकर के आया, और इसे भारत में लाने का उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था। भाई क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि आपको इससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्य पता होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ गया, हमने इसका आंसर जान लिया, बस हो गया काम खत्म। इससे कोई फायदा नहीं है। ये तो आप मॉडल से या बुक से भी रट सकते हो। आइए इस क्रिप्स मिशन के बारे में जानते हैं। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में 1942 में भारत आया था। और क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिनलिथगो। ये उस समय भारत का वायसरॉय था। सन 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल थे उनको कहने लगे थे वायसरॉय। 1858 से पहले इन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन 1858 से जब ब्रिटेन की महारानी ने भारत के शासन को अपने हाथों में लिया तो इस गवर्नर जनरल पद के नाम को बना दिया गया वायसरॉय। तो बात वही है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। और इसका कार्यकाल क्या था, ये कब से कब तक रहा वायसरॉय, ये 1936 से लेकर के 1936 से लेकर के 1943 तक। The Cripps mission arrived in India in March 1942. The Governor General, or we can say Viceroy, at that time was Lord Linlithgow, whose tenure was from 1936 to 1943. और इस क्रिप्स मिशन को जो भारत में लेकर के आए थे वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये इस मिशन के अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पर ही इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन पड़ा। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? ये एक ब्रिटिश कैबिनेट में सदस्य थे। जो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल था ये उसी के एक सदस्य थे। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, इन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत में भेजा था। द चेयरमैन ऑफ दिस मिशन वॉज सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड वॉज सेंट बाई द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन विंस्टन चर्चिल। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इनको भारत क्यों भेजा, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, और इस क्रिप्स मिशन में ऐसा क्या था जो वहां के प्रधानमंत्री को इसे भारत भेजना पड़ा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए, आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। अब आप इस समय को देखिए, यह है 1942, यानी उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चला 1939 से 1945 तक। अब हुआ ये कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटेन को जापान से और जर्मनी से खतरा था, और ब्रिटेन ये चाहता था कि जो भारत है वो भी युद्ध में उसका पूरा साथ दे, यानी भारत के लोग भी ब्रिटेन की तरफ से लड़ें। तो अब इसके लिए ब्रिटेन ने भारत को कुछ राजनीतिक लुभावने वादे कर दिए, कुछ पॉलिटिकल लुभावने वादे कर दिए, और उन लुभावने वादों को लेकर के ये स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत भेजे गए। और इस क्रिप्स मिशन में बातें क्या क्या थी, इन्होंने इसमें यह कहा था कि जैसे ही युद्ध खत्म हो जाएगा, यानी वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, तो हम भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था ना, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, कि कोई देश अपने इंटरनल मामलों में स्वतंत्र होता है अपने निर्णय लेने के लिए, रहेगा तो वो ब्रिटेन के अंडर में ही, ब्रिटेन का ही हिस्सा होगा, लेकिन वो अपने आंतरिक मामलों के निर्णय खुद ले सकेगा। इसी को कहते हैं किसी देश का डोमिनियन स्टेटस, यानी आजादी तो मिलेगी लेकिन ब्रिटेन से पूरी तरह अलग होकर नहीं, बल्कि उसका हिस्सा रहना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये थी क्रिप्स मिशन में। दूसरी बात ये लिखी थी, भारत चाहे तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान खुद बना सकता है। और उसमें तीसरी बात ये लिखी थी कि अगर कोई प्रांत यानी कोई स्टेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब या बंगाल, चाहे तो वे भविष्य में इस संघ से, यानी कहने का मतलब इस भारत से अलग भी हो सकते हैं यदि वो चाहें तो। और इसके अलावा रक्षा यानी डिफेंस और युद्ध के फैसले, ये सब ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेंगे। तो कुल मिला के कुछ ऐसे ऐसे प्रस्ताव थे इस क्रिप्स मिशन के अंदर। तो अब सोचिए फिर भारत के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही होगी इसके ऊपर।
तो प्रतिक्रिया कुछ ऐसी रही, कांग्रेस ने तो इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया, खत्म कर दिया। कारण क्योंकि इसमें कोई तुरंत स्वतंत्रता का वादा नहीं था, इंडिपेंडेंस का इसमें कोई ऐसा वादा नहीं था जो स्वीकार करने योग्य हो। और दूसरा, इसके प्रस्तावों से जो इसमें बातें थी उससे ये साफ था कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पास ही बहुत अधिकार रहने वाले थे। ज्यादातर जो राइट्स थे, अधिकार थे, वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पास ही रहने वाले थे। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को नकार दिया। उनके पास रीजन ये था इस प्रस्ताव को नकारने का, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग यानी एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को साफ तौर पर स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने भी इसे नकार दिया। तो कुल मिला के नतीजा ये रहा, परिणाम ये रहा कि क्रिप्स मिशन पूरी तरह असफल रहा। और जैसे ही फेल हुआ ये क्रिप्स मिशन, कांग्रेस ने शुरू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि जो बात मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आ रही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया? Who prepared the resolution for the Quit India movement? ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया। लेकिन आपको इसमें कुछ और चीजें भी जाननी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का 1942 का मूल प्रस्ताव तैयार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रिपेयर्ड द ओरिजिनल रेजोल्यूशन फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। और ये मूल प्रस्ताव इन्होंने कहां पर तैयार किया? तो इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, उसमें प्रस्तुत किया गया था। दिस रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग हेल्ड इन बॉम्बे ऑन अगस्त 8, 1942। और इस मीटिंग का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। इस प्रस्ताव को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। द रेजोल्यूशन वाज अनएनिमसली अडॉप्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, जिसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। हालांकि प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, लेकिन इस आंदोलन को शुरू करने का विचार और इसका आह्वान महात्मा गांधी ने किया था, जिन्होंने इसी अवसर पर एक प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो। ऑल्दो द रेजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, बट द आइडिया एंड द कॉल टू स्टार्ट दिस मूवमेंट वर गिवन बाय महात्मा गांधी, हु गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई ऑन दिस ओकेजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का ग्लैडस्टोन किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या अजीत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ही उनके महान आर्थिक और राजनीतिक योगदान के कारण भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी इज कॉल्ड द ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज ग्रेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब प्रश्न ये उठता है कि इनको ग्लैडस्टोन क्यों कहा गया? ये ग्लैडस्टोन कौन थे जो इनको ग्लैडस्टोन की संज्ञा दे दी गई? तो अब आप जान लीजिए कि ग्लैडस्टोन कौन थे, हु वाज ग्लैडस्टोन। तो इनका पूरा नाम था विलियम ग्लैडस्टोन, और ये एक प्रसिद्ध ब्रिटिश उदारवादी राजनीतिक थे जो 4 बार यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने और अपने उच्च नैतिक मूल्यों यानी अपनी हाई मोरल वैल्यूज, अपनी वित्तीय ईमानदारी यानी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी और सुधारों के लिए जाने जाते थे। विलियम ग्लैडस्टोन एक ब्रिटिश उदारवादी राजनीतिज्ञ थे। ये एक लिबरल नेता थे, एक लिबरल पॉलिटिशियन थे जो प्राइम मिनिस्टर रहे यूनाइटेड किंगडम के, यूके के 4 बार। अब बात यह है कि दादा भाई नौरोजी की तुलना विलियम ग्लैडस्टोन से क्यों होती है? तो दादा भाई नौरोजी की तुलना इसलिए होती है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी को भी उनकी उच्च नैतिकता यानी हाई मोरालिटी, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी और ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में, ये भी ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे दादा भाई नौरोजी। तो इन्हें ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में ब्रिटिश राजनीति पर प्रभाव डालने के कारण ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई, क्योंकि इनका भी चरित्र लगभग ग्लैडस्टोन के जैसा ही था। दादा भाई नौरोजी was also given the title of Gladstone because of his high morality, honesty and इन्फ्लुएंस ऑन द ब्रिटिश पॉलिटिक्स एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हु गिव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? ऑप्शंस आर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी और मोहम्मद इकबाल। और आप सभी को इसका आंसर पता है, भगत सिंह। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि मूल रूप से इस नारे को किसने दिया था, किसने इस नारे का इजाद किया था। तो ये बात तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद वाज गिवन बाय भगत सिंह। लेकिन बात यह आती है कि इस नारे का निर्माण कैसे हुआ, इस स्लोगन का ओरिजिन कहां से हुआ? तो ये नारा सबसे पहले प्रसिद्ध उर्दू के कवि और स्वतंत्रता सेनानी हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था। ये जो नारा है इंकलाब जिंदाबाद, ये दिया था हसरत मोहानी ने 1921 में।
और ये उर्दू के एक फेमस कवि थे और फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। द स्लोगन वॉज फर्स्ट गिवन बाय द फेमस उर्दू पोएट एंड फ्रीडम फाइटर हसरत मोहानी इन 1921। लेकिन इस नारे को लोकप्रिय बनाया, इस नारे का प्रचार किया भगत सिंह जी ने। इस नारे को राष्ट्रीय आंदोलन में प्रसिद्धि और ऊर्जा देने का श्रेय जाता है भगत सिंह को। द क्रेडिट फॉर गिविंग दिस स्लोगन फेम एंड एनर्जी इन द नेशनल मूवमेंट गोज टू भगत सिंह। इसीलिए मुख्य तौर पर भगत सिंह को ही माना जाता है कि उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और यही इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा। और इस नारे का प्रमुख रूप से या कह सकते हैं व्यापक रूप से ब्रॉड सेंस में कब प्रयोग किया गया, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के बाद इस नारे को जोर जोर से बोला था, इंकलाब जिंदाबाद। और इसके बाद ये नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य उद्घोष, द मेन वॉर क्राई ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बन गया और इसीलिए भगत सिंह को ही इसका प्रचारक और लोकप्रियकर्ता माना जाता है। Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt shouted this slogan loudly after throwing a bomb in Central Legislative Assembly on April 8, 1929. Following this, इसके बाद this slogan became the main war cry of the Indian freedom struggle. And hence Bhagat Singh is considered its chief propagator and popularizer. अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज कंपेयर्ड टू, ऑप्शंस हैं नेपोलियन से, लेनिन से, बिस्मार्क से या हिटलर से। सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज कंपेयर्ड टू बिस्मार्क। अब बात यह है कि बिस्मार्क से इनकी तुलना क्यों की जाती है, तो देखिए जिस प्रकार जर्मनी के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने, ये जो बिस्मार्क थे ये जर्मनी के चांसलर थे और इन्होंने अपनी कूटनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अनेक छोटे छोटे राज्यों को एकीकृत करके एक राष्ट्र के रूप में जर्मनी का निर्माण किया था। बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्रों को एक करके इन्होंने जर्मनी को बनाया। और ठीक उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद 500 से अधिक भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में सफलतापूर्वक एकीकृत यानी मिलाया, या हम ये कह सकते हैं कि उन सभी रियासतों को सफलतापूर्वक मिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जो काम जर्मनी के लिए बिस्मार्क ने किया वही काम भारत के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। तो कहने का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस अतुलनीय योगदान के कारण ही उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जस्ट एज ओटो वॉन बिस्मार्क द चांसलर ऑफ जर्मनी यूज्ड डिप्लोमेसी एंड स्ट्रॉन्ग विल टू यूनिफाई मैनी स्मॉल स्टेट्स to form the nation of Germany, Sardar Vallabhbhai Patel played a decisive role in successfully integrating, or we can say merging, more than 500 Indian princely states into the Indian Union after independence. It is because of his unparalleled contribution by Sardar Vallabhbhai Patel that he is called the Bismarck of India. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रोलेट एक्ट किस सन में पास हुआ? इन विच ईयर वॉज द रोलेट एक्ट पास्ड? ऑप्शन है 1916, 1916, 1919, 1921 और 1935। तो ये रोलेट एक्ट आया था 1919 में, 1919 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझ लीजिए। रोलेट एक्ट को 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। रोलेट एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1919। और इसे पारित करने का उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था? तो इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लागू किए गए दमनकारी आपातकालीन उपायों को जारी रखना। द पर्पज ऑफ दिस एक्ट वॉज टू कंटिन्यू द रिप्रेसिव इमरजेंसी मेजर्स दैट वर एनफोर्स्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसे कौन से आपातकालीन उपाय थे जिन्होंने भारतीयों का दमन किया। नई बात समझ में आ रही है? आसान भाषा में समझ लीजिए। देखिए हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ ऐसे कानून ब्रिटिश सरकार ने बना दिए और इन कानूनों ने सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का असाधारण अधिकार दे दिया था। This law gave the government the extraordinary power to arrest any person without trial and detain them indefinitely। और इस क्रूर कानून को भारतीयों ने कहा काला कानून और इसका बहुत पुरजोर विरोध किया, बहुत व्यापक स्तर पर, बहुत वाइडली प्रोटेस्ट हुआ और इसी विरोध की वजह से बाद में होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना। This cruel law was called the Black Law by the Indians and was widely protested, and this protest later led to the events like the Jallianwala Bagh massacre। Next question है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष लाई गई? In which year was the नेहरू रिपोर्ट brought या presented? तो यदि आपने पहली वाली क्लास बहुत अच्छे से देखी है तो वहां मैंने नेहरू रिपोर्ट को बहुत अच्छी तरह से आपको बताया था, समझाया था। तो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी फरवरी 1928 में। और ये किसके द्वारा लाई गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। याद करिए, ये मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, इसीलिए बहुत ज्यादा इसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में निर्मित भवन का नाम क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय मोतीलाल नेहरू इन इलाहाबाद?
ऑप्शन है इंडिया हाउस, शांति निकेतन, सेवाग्राम या आनंद भवन। तो मोतीलाल नेहरू जी द्वारा बनवाया गया जो निर्मित भवन है इलाहाबाद में, उसका नाम है आनंद भवन। आनंद भवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, तो यह प्रयागराज शहर में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है जिसका निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। आनंद भवन इज अ हिस्टोरिक बिल्डिंग लोकेटेड इन प्रयागराज, फॉर्मरली इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, विच वॉज बिल्ट बाय मोतीलाल नेहरू। और ये आनंद भवन नेहरू परिवार का मुख्य निवास स्थान था और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण सेंटर बना, केंद्र बना। दिस बिल्डिंग आनंद भवन was the main residence of the Nehru family and became an important center for the activities of the Congress party during the Indian independence movement। और ध्यान रखिएगा, इसी भवन में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना बचपन बिताया। कहने का मतलब यह भवन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बचपन का घर भी था। दिस बिल्डिंग वॉज ऑल्सो द चाइल्डहुड होम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और अब इसकी क्या स्थिति है, वर्तमान में ये क्या है, तो आज ये एक म्यूजियम है, एक संग्रहालय है जिसे इंदिरा गांधी ने 1970 में भारत राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। टुडे इट इज अ म्यूजियम विच इंदिरा गांधी डेडिकेटेड टू द नेशन ऑफ इंडिया इन 1970। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन को किस वर्ष निरस्त किया गया? इन विच ईयर वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैरिड आउट बाय लॉर्ड कर्जन एन्यूल्ड, या हम कह सकते हैं रिवॉक्ड। तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, 1905 में। अब यहाँ पर पूछ ये रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन कर दिया था, पार्टीशन कर दिया था बंगाल का, उसको रिवोक कब किया, उसको खत्म कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911, 1911। आइए सबसे पहले बंगाल विभाजन को जान लेते हैं। 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। इन 1905 ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइडेड द बंगाल प्रोविंस इनटू 2 पार्ट्स। अब बात यह है कि ऐसा करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? अब देखिए, कहने के लिए तो इसका उद्देश्य था प्रशासन को आसान बनाना। ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि देखिए ये क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा है कि बंगाल से लेकर असम तक फैला है, तो हम इसके प्रशासन को आसान बनाना चाहते हैं, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन असल में ये हिंदू और मुस्लिम समुदायों को अलग करके राजनीतिक शक्ति को कमजोर करना था, इसका ये मेन मोटिव था। द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन इजियर बट द रियल पर्पस वाज टू वीकन द पॉलिटिकल पावर बाय सेपरेटिंग द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज। और 1905 में इस बंगाल के विभाजन को करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया और इसका कार्यकाल था 1899 से लेकर के 1905 तक। द वायसराय हु कैरिड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज लॉर्ड कर्जन, हुज टेन्योर वाज 1899 टू 1905। तो होता यह है कि बंगाल के हो जाते हैं 2 हिस्से और विभाजन के बाद एक हिस्सा बनता है पूर्वी बंगाल और असम, जिसकी राजधानी थी ढाका, और इस हिस्से में रहते थे ज्यादातर मुस्लिम। आफ्टर द पार्टीशन इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट वाज ईस्टर्न बंगाल प्लस असम। इट्स कैपिटल वाज ढाका वेयर द मेजॉरिटी ऑफ रेजिडेंट्स वर मुस्लिम्स। और इसका दूसरा हिस्सा था पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी थी कलकत्ता और इसमें ज्यादातर हिंदू रहते थे। द सेकंड पार्ट वाज वेस्टर्न बंगाल, इट्स कैपिटल वाज कलकत्ता वेयर द मेजॉरिटी ऑफ रेजिडेंट्स वर हिंदूज। तो इस तरह हुआ बंगाल का विभाजन। और फिर इसका परिणाम क्या हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? तो परिणाम होता है बंगाल में जनता का बहुत तेज विरोध। कहने का मतलब बंगाल में जनता का विरोध बहुत तेज हुआ और 1911 में ब्रिटिश सरकार को बंगाल को फिर से मिलाना पड़ा, यानी जो विभाजन कर दिया था उसको निरस्त करना पड़ा। इन 1911 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू रीयूनाइट बंगाल। और बंगाल विभाजन ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को और मजबूत किया। जब हो गया था ना 1905 में बंगाल का विभाजन, इसके बाद तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में जान फूंक दी थी लॉर्ड कर्जन के इस बंगाल विभाजन ने। द पार्टीशन ऑफ बंगाल फर्दर स्ट्रेंथन द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? व्हेन डिड द फर्स्ट स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार बट गई थी 2 हिस्सों में 1907 में, गरम दल और नरम दल में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1907। सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन दिसंबर 28, 1885। आपको बस 1885 याद रख लेना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बात आती है कि इसकी स्थापना की किसने? तो इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम नाम के एक सेवानिवृत्त, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी द्वारा की गई थी। इट वाज फाउंडेड बाय अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल नेम्ड A.O. ह्यूम। हिज फुल नेम वाज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम।
और फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन होता है 1907 में, 1907 में, और ये विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, सूरत सेशन में, जिसे इतिहास में सूरत फूट या सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। द फर्स्ट स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस occurred in 1907 AD. This division happened at the सूरत सेशन and is known in history as the सूरत स्प्लिट। और फिर जब ये कांग्रेस का विभाजन हो गया तो इस विभाजन के बाद हुआ क्या, तो यह फूट मुख्य रूप से कांग्रेस के भीतर दो गुट बना गई। पहला था गरम दल, जिनको इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स, और दूसरा था नरम दल, जिनको इंग्लिश में कहते हैं मॉडरेट्स। तो 1907 में कांग्रेस बट गई दो दलों में, गरम दल और नरम दल। दिस स्प्लिट वाज प्राइमरीली कॉज्ड बाय आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन टू ग्रुप्स विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के ही दो ग्रुपों में आपस में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए, वैचारिक मतभेद हो गए, एंड कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, द गरम दल एक्सट्रीमिस्ट्स एंड नरम दल मॉडरेट्स। अब एक बात और समझ लीजिए कि इस गरम दल और नरम दल में फर्क क्या था, इनके विचारों का क्या फर्क था। तो ये जो नरम दल था ये तो संवैधानिक तरीकों से धीरे धीरे सुधार की नीति में विश्वास रखता था। द नरम दल यानी मॉडरेट्स बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड अ पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। नरम दल के नेताओं का यह मानना था कि जो सुधार होगा वो धीरे धीरे होगा और संवैधानिक तरीकों से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन तरीकों से होगा। लेकिन गरम दल, जिसके नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक उग्र और सक्रिय विरोध के तरीकों को अपनाने पर जोर दे रहे थे। गरम दल के इन तीनों नेताओं को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इनको हम कहते हैं लाल बाल पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। ये गरम दल के नेता थे और इनका ये मानना था कि देखिए संवैधानिक तरीकों से कुछ नहीं होने वाला, एग्रेसिव मोड में आइए और एक्टिवली विरोध कीजिए अंग्रेजों का। द गरम दल, और वी कैन से एक्सट्रीमिस्ट्स हुज लीडर्स इंक्लूडेड लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, इंसिस्टेड ऑन adopting more aggressive and active methods of protest against British rule। और फिर 1907 के विभाजन में होता यह है कि इस विभाजन के बाद गरम दल को कांग्रेस से निकाल दिया गया, जिससे कांग्रेस अगले कई सालों तक केवल नरम दल के नेताओं के ही नियंत्रण में रही। और ये दल फिर बाद में 1916 में लखनऊ सेशन में, लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो गए। आफ्टर दिस स्प्लिट द गरम दल was expelled from the Congress, which meant the Congress remained under the control of नरम दल leaders for many years. These two groups finally reunited at the Lucknow session in 1960। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? By whom was the गणपति महोत्सव, और we can say गणेश फेस्टिवल started in महाराष्ट्र? मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने क्लास 1 अच्छी प्रकार से देखी है, और वहीं पर मैंने ये बात भी समझाई थी कि महाराष्ट्र में दो महोत्सव, एक तो शिवाजी महोत्सव और एक गणेश महोत्सव, या कह सकते हैं गणपति महोत्सव, इनकी शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और इनकी शुरुआत करने का उद्देश्य यह था कि इन महोत्सवों के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया जाए और स्वदेशी आंदोलन के लिए उनको प्रेरित किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ये बात मैं आपको क्लास 1 में अच्छी प्रकार से समझा चुका हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और ये पुस्तक उनके अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की उनकी अपनी व्याख्या पर आधारित है। द बुक इंडिया विंस फ्रीडम वॉज रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद, हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दिस बुक इज बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की? इन विच सेशन डिड द कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज? और पूर्ण स्वराज को ही हम कह सकते हैं कंप्लीट सेल्फ रूल। तो राइट आंसर विल बी लाहौर अधिवेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, और इसी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, जिसका मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस प्रस्ताव के तहत 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। बात समझिए, दिसंबर 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन, और इसी में प्रस्ताव पारित होता है पूर्ण स्वराज का। और कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और दिसंबर 1929 में यह निर्णय लिया जाता है कि अब जो आएगी अगली 26 जनवरी 1930 में, इसमें पूरे देश में हम पहला स्वतंत्रता दिवस यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका को हमेशा के लिए छोड़कर भारत कब आए? व्हेन डिड महात्मा गांधी लीव साउथ अफ्रीका परमानेंटली एंड कम टू इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, और इसी दिन की याद में भारत ने हर साल
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन जनवरी 9, 1915। इन मेमोरी ऑफ दिस डे प्रवासी भारतीय दिवस यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया? व्हेन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेट द फर्स्ट पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे? तो अभी तो हमने समझा था कि लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में निर्णय लिया गया कि अब आने वाली अगली 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930। अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड एट, ऑप्शन है लंदन, बॉम्बे, कलकत्ता या दिल्ली। तो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1930 से 1932 के बीच भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए थे। इन गोलमेज सम्मेलनों को आयोजित करने के पीछे कारण था भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना। द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट बिटवीन 1930 एंड 1932 टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। और ये तीनों सम्मेलन लंदन में हुए। जो पहला सम्मेलन हुआ यानी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई 1930 में, 1930 में। दूसरा सम्मेलन हुआ 1931 में और ये वो सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, यानी इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इन द सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ 1931 महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर इसकी तीसरी कॉन्फ्रेंस होती है 1932 में, इसका तीसरा सम्मेलन होता है 1932 में। पहले और तीसरे में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तिथि को हुई? ऑन व्हाट डेट डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक प्लेस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। आइए एक बार इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन December 9, 1946। और ये संविधान सभा की पहली बैठक थी। इट वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसी दिन सबसे वरिष्ठ सदस्य यानी जो सबसे सीनियर मेंबर थे और वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, इनको टेम्पररी अध्यक्ष चुन लिया गया, टेम्पररी प्रेसिडेंट चुन लिया गया संविधान सभा का। फिर इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अपॉइंटेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगला क्वेश्चन है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत इन लंदन इन 1906? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गणेश सावरकर, वीडी सावरकर या बीजी तिलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अभिनव भारत समाज एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। ये एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी और इसकी स्थापना मूल रूप से विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर ने अपने भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर 1904 में की थी। दरअसल हुआ ये था कि 1899 नासिक में एक संगठन बनाया गया था मित्र मेला। अब वीडी सावरकर ने इसी मित्र मेला संगठन का फिर से पुनर्गठन किया, इसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया और 1904 में अभिनव भारत नाम की एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था बनाई। इट वॉज फाउंडेड इन 1905 बाय विनायक दामोदर सावरकर along with his brother Ganesh Savarkar by reorganizing an earlier group called Mitra Mela which had been established in 1899 at Nashik। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च पूरा करने के बाद महात्मा गांधी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़ा? आफ्टर कंप्लीटिंग द दांडी मार्च ऑन व्हाट डेट डिड महात्मा गांधी ब्रेक द सॉल्ट लॉ? तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। देखिए 12 मार्च 1930 को तो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की और ये 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए और फिर उससे अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ा। आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह पूरा करने के बाद महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा था। आफ्टर कंप्लीटिंग द दांडी मार्च और वी कैन से सॉल्ट सत्याग्रह, महात्मा गांधी ब्रोक द ब्रिटिश लॉ ऑन अप्रैल 6, 1930 बाय मेकिंग सॉल्ट। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई। द दांडी मार्च बिगेन ऑन मार्च 12, 1930 फ्रॉम द साबरमती आश्रम एंड आफ्टर दैट 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंचे। महात्मा गांधी रीच दांडी ऑन अप्रैल 5, 1930 और फिर उसके बाद अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून तोड़ा, जिसके साथ ही देशव्यापी आंदोलन जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया? सही आंसर हो जाएगा 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत भेजा था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। इन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था और इस मिशन का उद्देश्य था भारत के लिए संविधान बनाना, फ्रेमिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, और ब्रिटिश सत्ता को भारतीय हाथों में सौंपना, ट्रांसफरिंग ब्रिटिश पावर टू इंडियन हैंड्स। कहने का मतलब इस मिशन का उद्देश्य था भारत के लिए संविधान बनाना और ब्रिटिश सत्ता को भारतीय हाथों में सौंपने की प्रक्रिया पर भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करना। द मेन पर्पस ऑफ दिस मिशन वॉज टू डिस्कस विद इंडियन लीडर्स द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एंड ट्रांसफरिंग ब्रिटिश पावर टू इंडियन हैंड्स। और इस मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस मिशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन क्या था? व्हाट वाज द महात्मा गांधी फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया? गांधी जी 1915 में तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और उसके बाद 1917 में इन्होंने किया चंपारण सत्याग्रह। यही इनका पहला आंदोलन था। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किए जाने के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया था और ये भारत में उनकी पहली बड़ी जीत थी। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। इन 1917 ही स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अगेंस्ट द फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन बाय फार्मर्स। इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री इन इंडिया ऑफ गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? हु सेड स्वराज, और वी कैन से सेल्फ रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ये प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे और उन्हें भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। 1916 में उन्होंने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इन 1916 ही फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्रीमती एनी बेसेंट ने जिस होम रूल लीग की स्थापना की थी वो थी अखिल भारतीय होम रूल लीग। उसका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग। उन्होंने भी 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक ने भी स्थापना की थी। तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की और इस नारे का व्यापक रूप से यानी बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा भर दी। In 1916 he founded the Indian Home Rule League and widely used this slogan. What slogan? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। Which filled the freedom struggle with new energy. अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? In which year did गांधी जी begin the non-cooperation movement in India? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920। 1920 में भारत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग की। आइए इसके बारे में थोड़ा सा अच्छी प्रकार से जानते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ किया। असहयोग आंदोलन शुरू करने के कारण क्या थे, इनको और जान लीजिए। अब इसके दो मुख्य कारण थे। सबसे पहला तो था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था और इस क्रूर घटना के दोषियों को ब्रिटिश सरकार ने कोई उचित दंड तक नहीं दिया। रीजंस फॉर स्टार्टिंग द मूवमेंट, द फर्स्ट रीजन वाज द जलियांवाला बाग मैसेकर दैट टुक प्लेस ऑन अप्रैल 13, 1919 इन अमृतसर shocked the entire nation. The British government did not punish those responsible for this cruel act. और दूसरा रीजन ये था कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 में ही रोलेट एक्ट नाम का एक काला कानून पास किया जिसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। और इस कानून को भारतीयों ने कहा बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून, और इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। The second reason was in the same year 1919, the British government passed the Rowlatt Act, a black law that allowed the government to imprison anyone without trial. The people of India called it the law of no appeal, no lawyer, no argument, and it was widely opposed across the country. तो ये थे यूनिट 1 के वो सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यूनिट 1 के आपके सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिए हैं। अब इसके बाद बची हुई जो यूनिट हैं उनके भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिए जाएंगे और इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब यदि आप और ज्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें और ज्यादा पढ़ना है, हमारा कोई क्वेश्चन छूटे ही ना, तो अब इसके बाद होंगी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस, यानी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग की। आप उनको देख लीजिएगा, बहुत सारे फैक्ट आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब कोई नया एमसीक्यू आता है या इस यूनिट 1 में से कहीं से भी आ जाता है
तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। वैसे मैंने एमसीक्यू सारे करा दिए, ये यूनिट 1 के कंप्लीट एमसीक्यू हैं, इससे बाहर यूनिट 1 से संभावना नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें अच्छी प्रकार से समझ में आ रही हैं। अब आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास में, जहां हम चर्चा करेंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए। आप अपने सुझाव कमेंट में बता सकते हैं।